नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीवर्ड एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं या आप कोई पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा आप जानते हैं कि हमारी विज्ञान की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम विज्ञान का अगला टॉपिक श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक, या कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, आज इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो अंगों का ऐसा समूह जो श्वसन क्रिया में सहायक होता है उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे शरीर में ऐसे अंग जो हमारी श्वसन क्रिया में सहायता करते हैं या उनमें भाग लेते हैं उन्हें सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र या रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है और CO2 तथा H2O तथा ऊर्जा यानी ऊष्मा निकलती है। इस पॉइंट को आप समझ लीजिए कि जो श्वसन क्रिया होती है इसमें हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और उसके बावजूद हम क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है तो वह ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ती है और उन अणुओं को तोड़ने से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2 यानी जल तथा ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी गई है C2H12O6 यानी ये हमारा ग्लूकोज का एक अणु है और +6O2 ये ऑक्सीजन है। जब क्रिया होती है तो CO2 +6H2O +686 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी जब ऑक्सीजन का एक अणु टूटता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे बात करें, श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया है। इसके फलस्वरूप ऊष्मा यानी ऊर्जा निकलती है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है क्योंकि वह सांस नहीं लेता। कहने का मतलब यह है कि जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन खर्च होती है, इसलिए इसको ऑक्सीकरण की क्रिया कहा जाता है। इसके फलस्वरूप इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसके कारण हमारा शरीर गर्म रहता है। इसीलिए मृत व्यक्ति, जो मरा हुआ व्यक्ति या मरा हुआ जीव होता है, उसका शरीर ठंडा हो जाता है क्योंकि वह सांस नहीं लेता। इसलिए श्वसन की क्रिया एक अपचायी यानी कैटाबोलिक क्रिया है। आगे बात करेंगे श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग के बारे में। तो सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो श्वासोच्छ्वास आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास दो प्रकार का होता है। पहला है निःश्वसन यानी इंस्पायरेशन और दूसरा है निःश्वसन यानी एक्सपायरेशन। तो अब हम इन दोनों को अलग अलग तरीके से समझ लेते हैं। पहला है निःश्वसन यानी इंस्पायरेशन। सांस अंदर लेने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। इसके द्वारा हम निम्नलिखित गैसें लेते हैं। यानी जब हम सांस को अंदर लेते हैं, हवा अंदर खींचते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन या निःश्वसन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन यानी O2 21% लेते हैं, CO2 0.03% लेते हैं और N2 यानी नाइट्रोजन 78% लेते हैं। उसके बाद आती है निःश्वसन यानी एक्सपायरेशन। तो इसको हम समझ लेते हैं। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसे निःश्वसन कहते हैं। जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी ही मात्रा में हम सांस बाहर छोड़ते हैं, किंतु गैसों का अनुपात बदल जाता है। निःश्वसन में निम्नलिखित गैसें निकलती हैं। कहने का मतलब यह है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसे निःश्वसन यानी इंस्पायरेशन कहा जाता है। जब हम सांस को बाहर निकालते हैं उसे एक्सपायरेशन कहा जाता है। यानी जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो जितनी सांस अंदर लेते हैं उतनी ही मात्रा में गैस बाहर निकालते हैं,
बस फर्क ये होता है कि उसमें गैसों का अनुपात बदल जाता है। अब देखो हमने ऑक्सीजन लिया था 21%, लेकिन वापस कितनी निकलती है 17%। CO2 हमने लिया था 0.03%, वापस कितनी निकलती है 4.6%। और नाइट्रोजन हमने 78% लिया था, नाइट्रोजन 78% ही निकलती है। उसके बाद आगे बात करेंगे प्रमुख श्वसन अंग, यानी श्वसन क्रिया में कौन कौन से अंग काम करते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और किस जीव में कौन सा अंग काम करता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। श्वसन तंत्र वह अंग जो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्रमुख श्वसन अंग कहलाता है। यानी श्वसन तंत्र का वह अंग जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रमुख श्वसन अंग कहते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव में श्वसन होता है विसरण विधि द्वारा। किसके द्वारा होता है, विसरण विधि द्वारा होता है। जलीय जीवों में श्वसन होता है गिल्स या क्लोम या गलफड़ों के द्वारा होता है। जो जलीय जीव होते हैं, जो जल में रहने वाले जीव होते हैं, उनमें गिल्स या क्लोम दरारें होती हैं या गलफड़े के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। उसके बाद कीट, तो कीट में श्वास नली के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। टैडपोल जो मेढक का बच्चा होता है, उसमें गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रख लीजिएगा। निष्क्रिय मेढक, यानी जो बड़े मेढक होते हैं जो भूमि के अंदर दलदल में धंस जाते हैं, ठीक, वो किसके द्वारा सांस लेते हैं, त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। बिच्छू, बिच्छू जो होता है वो बुक लंग्स के द्वारा सांस लेता है। और मानव, आप सब जानते हैं कि मानव फेफड़े के द्वारा सांस लेता है। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ चित्र छपे हुए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। ये मेढक का बच्चा टेडपोल है, और ये मछली है जो गिल्स के द्वारा सांस लेती है, और ये जीवाणु हैं जो विसरण विधि के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। आगे बात करते हैं मानव का श्वसन मार्ग, यानी मानव में श्वसन क्रिया कैसे होती है और कौन कौन से अंग उसमें भाग होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मानव जब श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है, तो उस मार्ग को ही श्वसन मार्ग कहा जाता है। यानी जब मनुष्य श्वसन क्रिया करता है तो उस श्वसन क्रिया में वो जिस भाग से गुजरती है, उसी को क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं। श्वसन मार्ग निम्नलिखित हैं, तो श्वसन मार्ग आगे दिए गए हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला है नासा छिद्र, यानी जो हमारे नाक में नॉस्ट्रिल है, उनको नासा छिद्र कहते हैं। उसके बाद नासिका कपाट, फिर है ग्रसनी, फिर है स्वर तंत्र जिसको लैरिक्स बोलते हैं, फिर है श्वास नली, इनको ट्रेकिया कहा जाता है, फिर है ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकियोलेस, उसके बाद वायु कोष्ठ, फिर है रुधिर यानी ब्लड, और उसके बाद सेल्स यानी हमारी कोशिकाएं। ये है एक मानव का पूरा श्वसन तंत्र। इसमें सबसे पहले नोजल कैविटी यानी नाक, नोस्ट्रिल से होते हुए, नोजल कैविटी से होते हुए फिर आगे फेरिक्स में जाती है, फेरिक्स से लैरिक्स में जाती है, और लैरिक्स में ये जो पाइप होती है इसको ट्रेकिया कहा जाता है, ट्रेकिया। और ट्रेकिया से फिर जाती है ब्रोंकी में, और ब्रोंकी से ब्रोंकियोलिस में, और ब्रोंकियोलिस से एलुलाई में, और एलुलाई से क्या होता है, ब्लड में, और ब्लड से फिर सेल्स में पहुंच जाती है। आगे बात करते हैं डायाफ्राम के बारे में। तो डायाफ्राम क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। यह वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है। जो हमारा डायाफ्राम होता है, या वक्ष गुहा यानी जो हमारा जो थोरेसिक कैविटी होती है उसमें, तथा उदर गुहा एब्डोमेन कैविटी में पाया जाता है। यह संयोजी ऊतक का बना होता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डायाफ्राम किस ऊतक का बना होता है, तो संयोजी ऊतक का बना होता है। इससे पहले हम ऊतक और सेल्स पर भी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, उसमें जाकर जुड़ जाइए, आपको वहां से इसका PDF मिल जाएगा। आगे है निःश्वसन में 75% योगदान करता है। जो डायाफ्राम होता है, यह निःश्वसन यानी जब हम सांस को बाहर निकालते हैं उसमें 75% इसका योगदान रहता है। गर्भवती महिलाओं में निःश्वसन में डायाफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, क्योंकि जब गर्भवती महिलाएं होती हैं
उनमें पेट निकल आता है, जिसके कारण उनमें क्या होता है कि यह डायाफ्राम पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाता है। तो ये है हमारा डायाफ्राम का चित्र। ये हमारी थोरेसिक कैविटी है, उसी में ये एब्डोमेन कैविटी है, इसी में ये लगा होता है, ये होता है डायाफ्राम। यानी ये वाला जो पार्ट है ये आपको डायाफ्राम दिख रहा है। इस डायाफ्राम का मुख्य काम ये होता है कि हमारी थोरेसिक कैविटी को फुला देता है और फिर आवश्यकता के अनुसार वो घटता बढ़ता रहता है। आगे बात करेंगे, डायाफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। यानी अगर किसी व्यक्ति का डायाफ्राम टूट जाता है तो उसके बचने के चांस बहुत कम होते हैं, उसकी मृत्यु निश्चित है। उसके बाद बात करेंगे नासा छिद्र के बारे में। तो नाक का यह अगला भाग होता है, इसी भाग से वायु अंदर जाती है। इसमें बाल पाए जाते हैं जो धूल कण को रोक लेते हैं। आप समझ लीजिए, जो नासा छिद्र होते हैं यानी नॉस्ट्रिल होते हैं, वो सब हमारे श्वसन तंत्र का सबसे पहला भाग है, ठीक है। और इसी के अंदर से वायु हमारे अंदर प्रवेश करती है और इसमें बहुत छोटे छोटे रोएनुमा बाल पाए जाते हैं। उनका मुख्य काम होता है कि जो भी वायु में धूल कण मिले होते हैं उनको रोकना। आगे बात करते हैं नासिका कपाट के बारे में। यह नाक का पिछला भाग है, इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। नासिका कपाट के पास ऑल्फैक्टरी लोब पाया जाता है जो हमें सुगंध का एहसास कराता है। यानी जो हमारी नासिका कपाट है उसमें एक ऑल्फैक्टरी लोब पाया जाता है, इसी में सुगंध को एहसास करने की शक्ति होती है और इसमें एक चिपचिपा म्यूकस भी होता है, ठीक है, जो जिसका काम होता है कि अगर बाई चांस कोई धूल कण हमारे नॉस्ट्रिल से अंदर चला गया है तो इस म्यूकस में वो चिपक जाता है। आगे बात करेंगे ग्रसनी यानी फेरिक्स के बारे में। यह नासिका कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे पाया जाता है। इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं। जो ग्रसनी होती है, इसको जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला वीडियो आपको कवर कराया था तब उसमें हमने बताया था कि जो ग्रसनी होती है वह हमारे पाचन तंत्र का भी एक भाग है और हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र का भी एक अंग है। तो जो ग्रसनी होती है इसमें हमारी जो सांस लेने वाली हवा वो भी इसी से गुजरती है और हमारा जो भोजन है वो भी इसी से गुजरता है। आगे रिमार्क करके दिया गया है, ग्रसनी यानी फेरिक्स निगल द्वारा यानी गैलेट के माध्यम से ग्रसनी से जुड़ता है। यानी जो फेरिक्स होता है वो गैलेट से जुड़ा रहता है। ग्रसनी स्वर तंत्र यानी लैरिक्स के द्वारा श्वास नली यानी ट्रेकिया से जुड़ता है। जो ग्रसनी होती है वो लैरिक्स यानी जिसको स्वर तंत्र कहते हैं तथा ट्रेकिया से जुड़ा रहता है। आगे बात करेंगे स्वर तंत्र यानी लैरिक्स के बारे में। यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। जो स्वर तंत्र होता है यह कहाँ पाया जाता है? ग्रसनी के नीचे। यह आवाज निकालने में सहायक है, अतः इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम सैरिक्स करता है। तो ये पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि जो स्वर तंत्र या लैरिक्स होता है वह आवाज निकालने में सहायता करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहा जाता है। और जो पक्षी होते हैं उनका जो वॉइस बॉक्स होता है उसे क्या कहते हैं? सैरिक्स कहते हैं। लैरिक्स पर एक कपाट यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, कपाट पाया जाता है जिसे इपीग्लॉटिस कहते हैं। यानी लैरिक्स के ऊपर एक कपाट होता है, इस कपाट को क्या कहते हैं? इपीग्लॉटिस कहते हैं। जब हम कुछ निगलते हैं तो इपीग्लॉटिस बंद हो जाता है और भोजन श्वास नली में न जाकर ग्रास नली में जाता है। यानी इस इपीग्लॉटिस का काम होता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यह श्वास नली को बंद कर देता है, जिससे भोजन श्वास नली में न जाकर आहार नाल में जाता है। जब कभी इपीग्लॉटस खुला रह जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है। इपीग्लॉटस का नियंत्रण मेडुल्ला ऑब्लांगेटा करता है। यानी कहने का मतलब यह है, जब कभी भी एपिग्लॉटिस खुला रह जाता है तो हमें क्या होता है? हिचकी आने लगते हैं या कुछ अजीब सा लगने लगता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि भोजन वायु नलिका में चला जाता है और इस पर जो कंट्रोल एपिग्लॉटिस पर जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? तो मेडुल्ला ऑब्लांगेटा, ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, ये इस पर नियंत्रण रखता है। तो ब्रेन के बारे में हम आगे आने वाले टॉपिक में चर्चा करेंगे। फिर आगे बात करेंगे फेफड़े यानी लंग्स के बारे में। यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। जो फेफड़े होते हैं वो मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग होते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। तो मनुष्य में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है, आप समझ लीजिए,
जो मनुष्य का दाहिना फेफड़ा होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है बाएं फेफड़े की अपेक्षा। फेफड़ा प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। फेफड़े को फुफ्फुस या पल्मोनरी भी कहते हैं। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेफड़ा किस मेम्ब्रेन के द्वारा ढका रहता है, तो प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा ढका रहता है। फेफड़े को फुफ्फुस या पल्मोनरी भी कहते हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है फेफड़े को और किस नाम से जाना जाता है, तो फुफ्फुस के नाम से भी जाना जाता है और पल्मोनरी के नाम से भी जाना जाता है। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देता है जिससे रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं, अर्थात रक्त फेफड़ा में जाकर शुद्ध होता है। तो ये पॉइंट भी कई बार पूछा गया है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण हमारे फेफड़े में होता है, क्योंकि फेफड़े में जब ऑक्सीजन जाती है तो वह रक्त के साथ मिल जाती है और फिर हमारे कोशिकाओं में चली जाती है। आगे बात करेंगे हम श्वास नली के बारे में। इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाती है। ट्रेकिया के बाहर कार्टिलेज को सुरक्षा परत होती है। जो हमारी ट्रेकिया है, जो श्वास नली है, उसमें कार्टिलेज की एक सुरक्षा परत होती है जिसे हाइजीन कार्टिलेज कहते हैं। ट्रेकिया आगे जाकर दो शाखाओं में बढ़ जाती है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। आगे जाकर ब्रोंकाई कई शाखाओं में टूट जाती है जिसे ब्रोंकियोलिस कहते हैं। तो समझ लीजिए, जो हमारे फेफड़े में एक पाइप जाती है उसे क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। और श्वास नली दो भागों में बढ़ जाती है जिसे क्या कहते हैं, ट्रेकिया। अब ट्रेकिया ट्रेकिया आगे जाकर दो भागों में बढ़ती है जिसे कहते हैं ब्रोंकाई। तो ये है हमारी श्वास नली और ये है हमारी ट्रेकिया, जो कि आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई भी अन्य छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलिस। तो ये छोटा सा चित्र है, आप इसके माध्यम से समझ गए होंगे कि श्वसन क्रिया किस प्रकार मनुष्य के शरीर में होती है। आगे बात करेंगे वायु कोष्ठक यानी एलुलाई के बारे में। तो ब्रोंकियोलिस के सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है जिसे एलुलाई कहते हैं। एलुलाई गैसों के विनिमय का कार्य करता है। जब एलुलाई जाम हो जाता है तो उस बीमारी को निमोनिया कहते हैं। तो एलुलाई क्या होते हैं, ये जो गुब्बारे जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं उनको हम एलुलाई कहते हैं। अब अगर एक फेफड़े का सेक्शन काटा जाए तो उसके अंदर मधुमक्खी के छाते जैसे क्वार्टर बने होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एलुलाई कहते हैं। इन एलुलाई में गैस जाती है और यहीं पर ब्लड कैपिलरी मिली होती हैं। तो ब्लड कैपिलरी से ब्लड आता है और इधर ऑक्सीजन गैस जाती है, वहीं पर इनका हवा का जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन फेफड़े से ब्लड में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से फेफड़े में आ जाती है। और एक यहाँ पर पॉइंट दिया गया था कि निमोनिया रोग कैसे होता है, जब एलुलाई में कुछ जम जाता है तब उसी को क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं। टीबी नामक रोग एलुलाई में छेद हो जाता है जब एलुलाई पर बलगम जम जाता है। तो यहाँ पर टीबी है, ठीक। टीबी नामक रोग जो होता है जब एलुलाई में छेद हो जाता है तब टीबी हो जाता है। जब एलुलाई में बलगम जम जाता है तब उसे दमा रोग कहते हैं। तो दमा रोग कब होता है, जब एलुलाई में बलगम जमा होने लगता है। टीबी कब होता है, जब एलुलाई में छेद हो जाता है। और निमोनिया कब होता है, जब एलुलाई में कुछ जमा हो जाता है तब निमोनिया बन जाता है। एलुलाई में रक्त कोशिकाएं होती हैं जिनमें रक्त पाया जाता है। तो एलुलाई में कौन सी कोशिकाएं होती हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं जिनमें रक्त पाया जाता है। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन यानी एचबी होता है। एलुलाई हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन छोड़ देता है। तो रक्त में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसका काम होता है ऑक्सीजन का संवहन करना। तो ये क्या करता है, एलुलाई में जो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन, एलुलाई जो होता है वो हीमोग्लोबिन में अपनी ऑक्सीजन छोड़ देता है और हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को पकड़ के कोशिकाओं तक ले जाता है, जिसमें एचबी यानी हीमोग्लोबिन रूपांतरित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है। अब समझ लीजिए इस पॉइंट को कि जो हीमोग्लोबिन होता है जब इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है तब इसको क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सी यानी HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन दे देता है और यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है जिसके फलस्वरूप CO2 निकलती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब ऑक्सीजन
जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिल जाती है तो वहां पर क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब कोशिकाओं में पहुंचकर ग्लूकोज को तोड़ देता है तो वहां पर क्या होता है, उस ग्लूकोज को तोड़ने से वहां पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा निकलती है। तो CO2 अब क्या होता है, Hb यानी हीमोग्लोबिन और CO2 को बांध लेता है, जिससे यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो जब हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है तो वहां पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ती है तब वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। पुनः एलुलाई तक वापस आता है। जब हम सांस छोड़ते हैं यानी निःश्वसन करते हैं तो एलुलाई में पहुंचकर CO2 बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जिसे श्वसन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, यानी ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ही श्वसन कहलाता है। आगे बात करेंगे टाइडल वॉल्यूम के बारे में। तो टाइडल वॉल्यूम या टीवी क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। एक बार में हम जितनी सांस लेते हैं या जितनी सांस छोड़ते हैं उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। समझ लीजिए, यानी एक बार में हम जितनी सांस लेते हैं और जितनी सांस छोड़ते हैं उसी को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। एक नज़र में टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है, अतः एक मिनट में टाइडल वॉल्यूम 500 गुणे 16 लगभग 8000 ml होता है। तो ये होती है हमारी टाइडल वॉल्यूम। आगे बात करेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। एक बार में ली गई अधिकतम वायु यानी सांस को टोटल लंग कैपेसिटी यानी TLC कहते हैं। TLC लगभग 6000 ml या 6 लीटर होता है। टोटल वॉल्यूम TLC का मात्र 8% होता है। यानी अब यहाँ पर एक चीज समझ लिया, यहाँ पर टोटल नहीं, यहाँ पर टाइडल लिखा हुआ है, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो TLC का मात्र 8% होता है। जब कभी सांस लेने में हमें किसी बीमारी के कारण परेशानी होती है तो वेंटिलेटर मशीन द्वारा कृत्रिम सांस दिया जाता है। इसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दिया जाता है। तो ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि जब वेंटिलेटर मशीन के द्वारा हमें ऑक्सीजन दी जाती है तो उस ऑक्सीजन में कौन सी गैस मिली होती है, तो हीलियम गैस मिली होती है। क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी होता है, वेंटिलेटर का प्रयोग ICU में किया जाता है। जो वेंटिलेटर होता है उसमें उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ICU में किया जाता है। अधिक गहराई पर जाने वाला गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाता है। जो गोताखोर समुद्र में अधिक गहराई तक जाते हैं वो अपने गैस के सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस भी ले जाते हैं। पानी में कम गहराई पर जाने वाला गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले जाता है। यानी जो पानी में कम गहराई तक गोताखोर जाते हैं वो अपने गैस के सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर ले जाते हैं। एक मानव एक मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। तो ये पॉइंट आपसे कई बार पूछा गया है कि एक वयस्क मनुष्य एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो 14 से 18 बार, कहीं कहीं पर आपको 16 बार भी लिखा मिल सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। छोटा बच्चा एक मिनट में 14 से 30 बार सांस लेता है। जो छोटा बच्चा होता है उसकी रिस्पायरेटरी रेट एक वयस्क मनुष्य से ज्यादा होती है, तो वह 14 से 30 बार तक सांस लेता है। आगे बात करेंगे हम कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में। अभी तक जो हमने देखा वो था हम जो बाह्य श्वसन करते हैं उसके बारे में। अब बात आती है कोशिकीय श्वसन यानी अंतः श्वसन के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह मानव कोशिका के अंदर होता है। यानी जो कोशिकीय श्वसन होता है वह कहाँ पर होता है, जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। यह कैसी प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल प्रक्रिया है, जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूट जाता है और हमें ऊर्जा देता है। तो इसी प्रक्रिया के अंतर्गत ग्लूकोज टूटता है और ग्लूकोज टूटकर किस किस में परिवर्तित होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, और जल में तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। कोशिका श्वसन दो प्रकार का होता है। तो यह श्वसन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है कोशिका द्रव्य में और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये हमारी एक कोशिका है, यह है कोशिका, ये इसका कोशिका द्रव्य भरा हुआ है और ये है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिकीय श्वसन कोशिका द्रव्य में एक ऐसा श्वसन होता है
अनाक्सीय होता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा होता है, ऑक्सीय होता है। अब समझ लिए अनाक्सीय श्वसन क्या होता है और ऑक्सीय श्वसन क्या होता है। यानी जहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थित हो वहां पर होता है अनाक्सीय श्वसन, और जहां ऑक्सीजन की उपस्थित हो वहां पर होता है ऑक्सीय श्वसन। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आगे है कोशिका द्रव्य में श्वसन। यह कोशिका द्रव में होता है। तो कोशिका द्रव्य में श्वसन होता है कहाँ पर होता है, कोशिका द्रव में होता है, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक, या इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। समझ लीजिए, यानी ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अनाक्सीय श्वसन कहा जाता है। बीज का अंकुरण, जीवाणु तथा ईस्ट में अनाक्सीय श्वसन होता है। यानी जब बीज अंकुरित होता है तो उसमें कौन सा श्वसन होता है, अनाक्सीय श्वसन होता है। जीवाणु जो है वो भी अनाक्सीय श्वसन करते हैं, और जो ईस्ट ये भी अनाक्सीय श्वसन करता है। कोशिका द्रव में अनाक्सीय श्वसन के फलस्वरूप 4 एटीपी, यानी 4 एटीपी का मतलब है 4 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणु का निर्माण होता है। इसमें 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने में यानी ग्लाइकोलिसिस में खर्च किए जाते हैं, और 2 एटीपी शेष बच जाते हैं। अतः ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 एटीपी का लाभ होता है। समझ लीजिए इस पूरे पॉइंट को। यानी जब हमारी कोशिकाओं में अनाक्सीय श्वसन होता है तो वहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थित रहती है, और दूसरी चीज जब अनाक्सीय श्वसन होता है तो वहां पर इस श्वसन के फलस्वरूप वहां पर 4 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। इन 4 एटीपी अणुओं में से 2 एटीपी अणु ग्लूकोज को तोड़ने में खर्च कर दिए जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, तथा 2 एटीपी शेष बच जाते हैं। ठीक है, अतः हमें 2 एटीपी का लाभ हो जाता है। आगे दिया है रिमार्क करके, ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स चक्र प्रारंभ होता है। ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी एसिटाइल यानी सीए को कहते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन कैसे होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसे ऑक्सीय श्वसन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक, तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले चक्र को क्रेब्स चक्र कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में अभी हम ऊपर चर्चा कर रहे थे कि क्रेब्स चक्र, तो क्रेब्स चक्र क्या होता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन शुरू होता है उसी क्रिया को हम क्रेब्स चक्र कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका द्रव्य में हुए ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप बने 2 पार्विक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण अपघटन यानी टूटना होता है। एक पार्विक अम्ल में अपघटन से 18 एटीपी बनते हैं, अतः माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचे 2 पार्विक अम्ल के अपघटन से कुल 36 एटीपी बनते हैं। अब इस पॉइंट को समझ लीजिए, यानी कोशिका द्रव्य में जब ग्लाइकोलिसिस हुई थी, ग्लूकोज को तोड़ा गया था, तो वहां पर 2 पार्विक अम्ल बने थे। ठीक है, और 2 एटीपी बचे थे। 4 एटीपी का निर्माण हुआ था, वहां पर 2 खर्च कर दिए गए थे ग्लाइकोलिसिस के दौरान, और 2 बचे थे। तो 2 पार्विक अम्ल जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं तो उनका पूर्ण अपघटन होता है, यानी पूरी तरह वो टूट जाते हैं। ठीक, इस प्रकार वहां पर 18, एक पार्विक अम्ल से 18 एटीपी बनते हैं, और वहां पर 2 अणु थे तो कितने हो गए, 36 एटीपी बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस के दौरान हमें 2 एटीपी का लाभ होता है, अतः कुल एटीपी 38, यहाँ पर 38 होते हैं। ठीक है, तो कुल एटीपी कितने हो गए, 38 हो गए, यानी 2 एटीपी हमें ग्लाइकोलिसिस के दौरान बचे थे, और उसके बाद में 36 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में पार्विक अम्ल के अपघटन से मिलते हैं। तो यहाँ पर 36 और 2 कितने हो गए, 38 एटीपी का लाभ होता है। तो 36 एटीपी कहाँ मिले, क्रेब्स चक्र में, और 2 एटीपी कहाँ मिले, ग्लाइकोलिसिस में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्रेब्स चक्र के दौरान कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो 36 एटीपी का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो 2 एटीपी शेष बचते हैं, जबकि यहाँ पर 4 एटीपी का निर्माण होता है। 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने में खर्च कर दिए जाते हैं। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं। तो 38 एटीपी जब मिल जाते हैं तब वहां पर एक ग्लूकोज
अणु का निर्माण होता है, जिसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो नोट्स यहाँ पर लिखा गया है, क्रेब्स चक्र के दौरान CO2 निकलता है। जब क्रेब्स चक्र चलता है तो वहां पर क्या निकलती है, CO2 निकलती है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के कारण क्रिया होती है, इसलिए CO2 निकलती है, और ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है। आगे बात करेंगे श्वसनीय पदार्थ। तो वैसे पदार्थ जिनका कोशिकीय श्वसन के दौरान अपघटन यानी टूटना होता है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे श्वसनीय पदार्थ कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो श्वसनीय पदार्थ में वो ऐसे पदार्थ होते हैं जब कोशिकीय श्वसन होता है तो उसके दौरान जब वो टूटते हैं या उनका अपघटन होता है, जिसके दौरान हमें ऊर्जा मिलती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो वसा, वसा नहीं है तो प्रोटीन। आगे बात करेंगे, रिमार्क दिया गया है, आंतरिक श्वसन यानी कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप हम सांस नहीं लेते हैं बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यानी जब हमारे अंदर आंतरिक श्वसन होता है, इसके पहले हम देख चुके हैं, तो वहां पर क्या होता है, अनाक्षीय श्वसन होता है, यानी वहां पर ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता यहाँ, इसलिए वहां पर हम सांस नहीं लेते, वहां पर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। फेफड़ा में होने वाले श्वसन को बाह्य श्वसन कहते हैं, जबकि कोशिका में होने वाले श्वसन को आंतरिक श्वसन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फेफड़े में कैसा श्वसन होता है, तो बाह्य श्वसन होता है, जबकि कोशिका में कैसा श्वसन होता है, वो आंतरिक श्वसन होता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, तथा आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।